नमस्कार। बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है। और आज हम बड़ी बहस में चर्चा बिहार की अर्थव्यवस्था की करने जा रहे हैं। आज अखबार में एक खबर छपी है जिसको लेकर पूरा राजनीतिक गलियारे में तरह तरह की टिप्पणी आ रही है। आरजेडी अपने पेज पर उस पत्र को और साथ में अखबार की उस कटिंग को लगाकर सवाल कर रहे हैं, कहाँ है सम्राट बाबू, क्या हाल बना दिया स्टेट का। खबर यही है कि राज्य सरकार रिजर्व बैंक से कर्जा लेकर पेंशन, छात्रवृत्ति, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसे पेमेंट को करने जा रही है। मतलब 12,000 करोड़ रुपया उसको कर्जा चाहिए रिजर्व बैंक से, ताकि वो 2 महीने से जो पेंशन धारियों को पेंशन नहीं मिल पा रहा है उसको पेंशन दे सके। बहुत सारे विभाग जो संविदा पर बहाल कर्मी जहां हैं उनको वेतन नहीं मिल रहा है, लोग 3-4 महीने से वेतन नहीं मिला है, उनको वेतन वो दे सके। साथ ही जितने भी इस तरीके की योजनाएं हैं, छात्रों से संबंधित योजनाएं हैं, छात्र का छात्रवृत्ति है, पोशाक है, साइकिल है, बहुत सारे तरीके की योजनाएं चल रही हैं जिस योजना को चलाने के लिए राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है। तो क्या ये संकट जो चुनाव के दौरान जीविका दीदी को जो पैसा रेवड़ी के तौर पर जो बांटी गई, इस वजह से है क्या, या फिर कुछ और मसला है? इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हम चलेंगे दिल्ली अभिषेक जी के पास। लेकिन अभिषेक जी को लेकर एक बात हम कहना चाहेंगे कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इनकी बातों से आपका डिफरेंसेज हो सकता है, लेकिन एक अर्थशास्त्री के रूप में, एक आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में मेरा मानना है कि अभिषेक जी देश के पत्रकारों में, इन्हें गिने पत्रकारों में है जिनको अर्थव्यवस्था की पकड़ है, समझदारी है, चीजों को समझते हैं। मुझे भी अर्थव्यवस्था को लेकर तनिक भी मतलब समझ जाइए कि कोई जानकारी उस तरीके की तकनीकी जानकारी नहीं रहती है। हाँ, खबरें जो होती है, जैसे पूरे मार्च में एक भी डेवलपमेंट से जुड़ी हुई योजनाओं में का जो काम किया है, हेल्थ डिपार्टमेंट में हो, आपको भवन निर्माण विभाग में हो, इंजीनियरिंग सेक्टर के जितने भी डिपार्टमेंट में है, सड़क बनाने वाले, पुल बनाने वाले, किसी का पेमेंट नहीं हुआ है। 25 लाख से ज्यादा पेमेंट कहीं नहीं हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे पेमेंट अभी भी फंसे हुए हैं। राज्य का हाल खराब है, वो ट्रेजरी से पता चलता है। ट्रेजरी किस तरीके से भुगतान पर रोक लगाई हुई है, कल भी वो चिट्ठी जारी किया है। तो वाकई में स्थिति क्या है राज्य का, या फिर जो स्थिति दिख रहा है उससे बिहार निकलने के स्थिति में है कि नहीं? इन तमाम सवालों को लेकर हम सीधे दिल्ली चलते हैं और दिल्ली में हम अभिषेक जी से जानना चाहेंगे कि वाकई में बिहार किस आर्थिक संकट से गुजर रहा है। क्या वाकई में आर्थिक आपातकाल की तरफ बिहार बढ़ रहा है? चलिए अभिषेक जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। ये आपसे मेरा ये सीधा सवाल, और एक सवाल एकदम सरल भाषा में बिहार के लोगों को समझा दीजिए। आज के अखबार में खबर छपी है कि राज्य सरकार 12,000 करोड़ रुपया लोन लेने जा रही है पेंशन मद में भुगतान को लेकर, और जो छात्रवृत्ति है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, इन सब तरह के भुगतान को लेकर सरकार कर्ज ले रही है। उसी स्टोरी में ये भी है कि रोजाना हम लोग 100 करोड़ रुपया इंटरेस्ट दे रहे हैं बैंक को। क्या इस पूरी परिस्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं? पहला सवाल मेरा ये है, क्या जो महिलाओं को जो जीविका दीदी को जो पैसा दिया गया ठीक चुनाव से पहले, जिसको रेवड़ी बांटना कहते हैं, वोट खरीदना कहते हैं, ये संकट इस वजह से है या फिर शराबबंदी भी एक वजह है? देखिए संतोष जी, आपके एक सारे सवाल में कई सारे सवाल नत्थी हैं। पहला ये कि बिहार पे लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए की देनदारी है और उसके ब्याज के तौर पर प्रतिदिन लगभग 100 करोड़ रुपए जा रहे हैं। महीने के हिसाब से आप कहें तो 3,000 करोड़ रुपए जा रहे हैं और सालाना 36,500 करोड़ रुपए जा रहे हैं 365 दिन में। यानी 3,70,000 करोड़ रुपए का ब्याज 36,500 करोड़ रुपए जा रहा है। मोटे तौर पर यही समझ में आया। मोटे तौर पर क्या, साफ साफ समझ में आया। ये एक अलग मुद्दा है कि राज्य के ऊपर कितनी देनदारी है। इस देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसके ऊपर कोई देनदारी ना हो। बिहार से ज्यादा देनदारियां दूसरे राज्यों के ऊपर है। तो इस मुद्दे को बहुत बड़ा नहीं माना जाना चाहिए।
मुद्दा संतोष जी ये है कि बिहार सरकार वेतन पेंशन देने के लिए रिजर्व बैंक से लोन उठा रही है, अपनी छात्रवृत्ति और दूसरी स्कीमों को चलाने के लिए रिजर्व बैंक से पैसे उठा रही है। और ये काम नया पर नहीं हो रहा, बल्कि पिछले साल भी अप्रैल मई में यही काम हुआ है रिजर्व बैंक से। ये बड़ा मुद्दा है कि राज्य सरकार के पास इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के लिए आर्थिक रूप से बिहार के पास संवहनीयता, यानी आर्थिक रूप से बने रहने के लिए बिहार सरकार के पास क्या है, अगर सरल भाषा में कहें तो। जैसे आपके पास देखिए घर चलाते हैं लोग, तो घर में क्या होता है, घर में लोग आपात स्थिति के लिए गहना रखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जमीनें ऐसी होती है जो रखते हैं, जिसको गांव में लोग कहते हैं जर पेस्की रख देना जरूरत के समय, या गहने को सुनार के दुकान में ले जाकर के लोग बंधक रखाते हैं आपात स्थिति के लिए। ये आपात स्थिति एक दिन में नहीं, बल्कि पूरे राज्य के 14 करोड़ के करीब ये जनसंख्या है उसके ऊपर बनी हुई है। और इसके बने होने के पीछे का कारण बहुत आसान है, आप समझना चाहें तो हमारे दर्शकों को भी ये चीज समझ में आ जाएगी। अब आप देखिए 2005-06 में डॉलर की कीमत कितनी थी, 48-50 रुपए थी। आज डॉलर 92 रुपए का है, 93 रुपए का है, मतलब दोगुना भी अभी नहीं पहुंचा है 20 साल में। लेकिन उस वक्त जो शिक्षा मित्रों की बहाली हो रही थी पंचायतों के द्वारा, उन्हें 1500 रुपया मिलता था। आज शिक्षा मित्रों को जो आप पैसा दे रहे हैं वो 42 से 45 हजार तक पहुंच गया है इन हैंड, जहां तक मेरी जानकारी है। अगर थोड़ा इधर उधर हो तो आप करेक्ट करेंगे। सही है। ये रकम इतनी बड़ी हो गई है। जिस बिहार में जल संसाधन विभाग का बजट सबसे बड़ा हुआ करता था जब बिहार नहीं बटा था तब, अब मानव संसाधन यानी शिक्षा विभाग का बजट सबसे बड़ा है। बिहार बटने के बाद आप देखिए तो शिक्षा विभाग का बजट सबसे बड़ा हो गया है, शिक्षा विभाग सबसे कमाऊ विभाग हो गया है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्च हुआ है उस अनुपात में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिटर्न नहीं। जैसे आप सड़कें बनाते हैं, एक्सप्रेसवे बनाते हैं, हाईवे बनाते हैं, तो आप उम्मीद करते हैं कि इससे जो इकोनॉमिक वायबिलिटी होगी, आर्थिक रूप से जो संभावना क्रिएट होगी, उससे एक रिटर्न के रूप में भी दूसरे राज्यों को मिलेगा। जैसे मुंबई से लेकर बड़ौदा के बीच जब हाईवे बना, या अहमदाबाद तक नेशनल हाईवे का कॉन्सेप्ट आया, और मुंबई से अहमदाबाद के बीच जब हाईवे बना, उस हाईवे के किनारे आप मुंबई से चलिए और अहमदाबाद तक चले आइए, हर 10-20 किलोमीटर पर कुछ ना कुछ इंडस्ट्री आपको मिलेगी, कुछ ना कुछ आर्थिक गतिविधियां, चाहे पोर्ट सेक्टर की हो या नॉन पोर्ट सेक्टर की हो, मैन्युफैक्चरिंग की हो, सर्विस की हो, होती हुई दिखाई देगी। तो आपको समझ में आएगा कि हाईवे पर जो जिस मकसद से बनाया गया वो पूरा हो रहा है। बिहार के अंदर 2 हाईवे 4 लेन के जमाने में पुराने हाईवे को चौड़ा करके बनाए गए। एक मोहनिया से लेकर के शेर घाटी तक जीटी रोड का हिस्सा जो बिहार में पड़ता है, दूसरा गोपालगंज से किशनगंज तक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा। ये 2001-2 के दौर में शायद पास हुआ था ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में, और 2005-6 के आसपास बन के तैयार हुआ है जहां तक मुझे याद है। और 2026 आ गया, अगर कोई ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी उसके इर्द गिर्द आप होती हुई देखे हो तो बताइए। मिथिला हाट से कौन सा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जरा ये बताइए हमें। मिथिला हाट बना है, अच्छी चीज है जो हो रहा है, उसमें कोई मतलब बुराई नहीं है। बिहार जैसे राज्य के लिए सबसे पहले आर्थिक गतिविधियों को सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। जैसे उत्तर प्रदेश में नोएडा है, जिसके बूते उत्तर प्रदेश अपनी नाक बचा रहा है, नहीं तो उसकी स्थिति बिहार से भी खराब होने वाली है। कानपुर इज ए डाइंग सिटी, कुछ नहीं बचा है कानपुर में आज की तारीख में, गुटखा और चमड़ा का काम छोड़ के। ये हकीकत है, कड़वी सच्चाई है जो स्वीकार करना होगा। लखनऊ में सिर्फ घर बनाने वाले लोगों की जमात है जैसे पटना में है, गांव से आकर 10 कट्ठा बेच के 1 कट्ठा खरीदने वाले लोगों की जमात है। बिहार के पास कोई नोएडा नहीं है, लिहाजा बिहार अपना चेहरा छुपा नहीं पा रहा है। खर्च आपका बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग खर्च बढ़ेगा, लोगों के जीवन स्तर के अकॉर्डिंग खर्च बढ़ेगा। आप लोग तो 80 के दशक में मुझे लगता है स्कूल गए होंगे, हम लोग की 80 के दशक के आखिर की पैदाइश है। आप लोग जिस दौर में स्कूल गए होंगे उस समय हम लोग जन्म नहीं लिए थे। उस दौर में मास्टर साहब लोग और प्रोफेसर साहब लोग साइकिल पर चलते थे। लोग सुनते हैं कि साइकिल, हीरो या एवन की साइकिल, छाता और HMT जनता घड़ी, पुराने लोग बताते हैं कि ये मास्टर साहब और प्रोफेसर साहब की पहचान थी। खर्च कम थे। आज की तारीख में एक पैरा टीचर भी बाइक से चलता है। और ये सारी संभावनाओं की पूर्ति कैसे होती है? सरकार के रेवेन्यू से, सरकार के रेवेन्यू से हो रही है। आप इस चीज को ध्यान रखिए।
मैं ये नहीं कह रहा कि सैलरी क्यों बढ़ाई गई, बढ़ाई जानी चाहिए, जो जरूरत है महंगाई आपको करना पड़ेगा। सवाल यह है कि उस अनुपात में आपने रेवेन्यू जनरेशन के लिए क्या किया, ये असली सवाल है। अब बिहार में 56,000 करोड़ रुपए का टैक्स रेवेन्यू, कमर्शियल टैक्स का, नॉन कमर्शियल टैक्स रेवेन्यू को उसमें जोड़ दे तो 18-19 हजार करोड़ रुपए और है, मतलब 75,000 करोड़ रुपए आपका राजस्व आ रहा है सालाना। 3 लाख समथिंग है थाउजेंड करोड़ का, यानी 3 लाख करोड़ से ऊपर का आपका सालाना बजट है। ये आपके रेवेन्यू साइड की बात हम कर रहे हैं। कैपिटल साइड पर बिहार जैसे राज्य में कुछ है नहीं करने के लिए ज्यादा, यानी पूरा डिपेंडेंस रेवेन्यू साइड पर है। जीएसटी के बाद आप एक तरह से ऐसे ही कटोरा लेकर भीख मांगने की स्थिति में। तो ये बात तो नहीं कही जा सकती कि बिहार में 10,000 रुपए या जीविका दीदियों को पैसा दे दिया गया या 1.25 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया, इस वजह से नुकसान हुआ। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस दौर में आपकी माली हालत इतनी खराब हो, इन सब चीजों से बचना चाहिए था। ये एक बड़ी चीज है, ताकि कम से कम आपके पास ये नौबत नहीं आती, या आती भी तो कम पैसे देने पड़ते। आज सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल क्या है कि रेवेन्यू जनरेशन के लिए सरकार क्या करे। शराबबंदी मैं कहता हूं खोल दी जाए, मान लीजिए शराबबंदी खुलेगी तो कितने का रेवेन्यू आएगा आपको? 10,000 करोड़ रुपए और बढ़ जाएगा, 8,000 करोड़ रुपए और बढ़ जाएगा। जो 75,000 करोड़ रुपए आप कमा रहे हैं, 85,000 करोड़ रुपए कमाएंगे। ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि 3 लाख करोड़ का आपका बजट है तो 2 लाख करोड़ पर आप पहुंच जाएंगे शराबबंदी खोल देने से? ये तो कहीं से संभव नहीं है। सवाल यह है कि जहां भी रेवेन्यू आज के दौर में बढ़ा हुआ है, वहां 2-3 चीजें हैं। पहला विनिर्माण, दूसरा आईटी, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग, और चौथा व्हाइट कॉलर सर्विस सेक्टर। विनिर्माण यानी रियल एस्टेट का कारोबार। रियल एस्टेट का कारोबार जिन राज्यों में है, वहां टैक्स रेवेन्यू के तौर पर या इनकम जनरेशन के तौर पर ठीक ठाक चीजें आ रही हैं। अब तो वो स्थिर हो गया है बिहार में, जी, एक बूम आया था, वो स्थिर हो गया, निर्माण जी, वो कार्य स्थिर तो हो चुका है बिहार में। दूसरी चीज है आईटी, उस पर सरकार ने कभी ध्यान दिया नहीं। वो कम जमीनों की जरूरत पड़ती है और बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। तीसरी चीज है व्हाइट कॉलर सर्विस सेक्टर। व्हाइट कॉलर सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में बिहार सरकार ने गवर्नमेंट सेक्टर से आगे कहीं देखा नहीं, जबकि हमारी अर्थव्यवस्था 1991 में एक ओपन मार्केट इकोनॉमी हो चुकी है, जिसमें सरकार धीरे धीरे बहुत सारी चीजों से हाथ खींच रही है। बहुत सारी चीजों से हाथ खींच रही है सरकार। आप देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जहां आप पढ़े हैं, आज चले जाइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको 70% से ऊपर टीचर मिलेंगे जो एडहॉक पे काम कर रहे हैं। आपके जमाने में अनुपात 20% से ऊपर नहीं रहा होगा एडहॉक पे पढ़ाने वाले टीचर की संख्या। क्या मतलब है इसका? एकमात्र मतलब है कि सरकार शिक्षा जैसे क्षेत्र पर भी बहुत पैसे खर्चना नहीं चाहती। मनमोहन सिंह के दौर में हर राज्य में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुली, हर बिहार में भी खुला। वहां पर टीचर कैसे हैं, किस बेसिस पे पढ़ाई हो रही है, आप जानते हैं। तो सरकार शिक्षा से भी हाथ खींच रही है, सरकार स्वास्थ्य से भी हाथ खींच रही है। सैनिक स्कूल भी आप देख रहे हैं कि अडानी चला रहे हैं कई जगह पे, और उसमें भी पीपीपी मॉडल में दिया जा रहा है। तो बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए कि अब सरकार आपके पास जो है पावर स्टेशन बनाएगी, सरकार कोयला खदान तक से हाथ खींच रही है, हर जगह से सरकार हाथ खींच रही है। सरकार के पास आज हाथ में कौन सी कंपनी है? मारुति में भी तो सुजुकी को बेच दिया लगभग सारा शेयर, क्या बचा है? आज मारुति में सरकार का क्या बचा है? नील बटा सन्नाटा, ना के बराबर चीजें। भारत सरकार की बात मैं कर रहा हूं। बिहार सरकार के पास ऐसा कुछ नहीं है जहां की आप कर सके। एक चीनी उद्योग था बिहार के पास, जूट उद्योग कुछ सीमित इलाकों में था, उस पर लोगों की एक अर्थव्यवस्था भी टिकी थी, खासकर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, कृषि और कृषि से जुड़े हुए लोगों की, और उसमें एक ठीक ठाक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता था। चाहे वो ट्रैक्टर चलाने वाले हों, चाहे गन्ना का जो वो डस्ट वगैरह होता है उसको फेंकने वाले हों, बेचने वाले हों, या मिल के एम्प्लॉय हो, वो सेक्टर भी करीब करीब खत्म हो गया। मतलब यही है ना कि शराब खोलने से निजात नहीं मिलने वाला है, निश्चित रूप से नहीं महिलाओं मिलने को वाला है। आपने जो दिया है उसको रोकने से निजात नहीं मिलने वाला नहीं है। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि बिहार को के इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए जो नजरिया होना चाहिए, वो उस नजरिए पर न लालू यादव ने काम किया, न नीतीश कुमार ने काम किया। उसके मतलब पहले आज की सरकारों ने भी नहीं किया। नहीं काम किया। संतोष जी, लालू नीतीश की बात छोड़ दीजिए, हम लोग तो लालू नीतीश को ही देख रहे हैं, बाकी जमाने हाँ, की बात हम लोग तो देखे भी नहीं है। उसी दौर में बरौनी में भी, उस दौर में तो बिहार झारखंड दोनों साथ था, तो बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जिस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए, उस पर काम नहीं हुआ है। और ये संकट आने वाले समय में बिहार में आर्थिक
तौर पर एक नए तरीके के आपातकाल की तरफ स्टेट बढ़ता हुआ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मोटा मोटी तौर पर यही बात है क्या? जी संतोष जी, देखिए आर्थिक आपातकाल की तरफ बढ़ने के लिए अब कुछ और पैरामीटर की जरूरत नहीं है, वो हो चुका है। जब आप अपने 3/4 खर्च के लिए केंद्र और लोन पर निर्भर हो गए हैं तो सीधी सी बात है कि एक राज्य के तौर पर आप फेल हैं। आप 1952 का पहला चुनाव देखिए, एक छोटा उदाहरण आपको देते हैं। 56 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना, कई सारे राज्य थे, मध्य भारत था, बेरार था, विंध्य प्रदेश था, और बहुत सारे राज्य अपनी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को पहले 3-4 सालों में ही संभाल नहीं पाए। लिहाजा उन राज्यों को अगल बगल के राज्यों में 2-3 टुकड़ों में मर्ज कर दिया गया। ये स्थिति बन गई थी, और बिहार की जो स्थिति बनी है वो काफी पहले से थी। 2000 के बाद ये दिखना शुरू हुआ, क्योंकि बिहार में झारखंड ने आबरू बचा रखी थी, ये कह सकते हैं कि पर्देदारी कर रखी थी। वो पर्देदारी झारखंड बनने के बाद टूट गई। मनमोहन सिंह के समय में बिहार को गरीब समझकर मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने खुले दिल से पैसा दिया, जिस पर नीतीश कुमार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई अपने पैसे से तो हुआ नहीं था और अपने रेवेन्यू से, आप भी जानते हैं, हम भी जानते, पूरा बिहार जानता है इस चीज को। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होना था वो हुआ, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होने से यही हुआ कि आप सड़क पे अच्छे से चल सकते हैं। आप अब वो सड़क फिर रहेगा कि नहीं रहेगा, मेंटेन हो पाएगा कि नहीं पाएगा, एक बड़ी समस्या है। चलिए बहुत बहुत आम आदमी की अर्थव्यवस्था मेंटेन हो पाएगी कि नहीं, ये बड़ी समस्या उससे है। समस्या है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ दिल्ली से अभिषेक जी थे, और जिस तरीके से इन्होंने बातों को रखा, हालात तो कमोबेश प्रदेश उसी दिशा की तरफ बढ़ रहा है। सरकारी मास्टर बहाल कीजिए, मास्टर बहाल कीजिए, राजनीतिक दबाव में बहाली कीजिएगा, पैसा तो आप ही को देना है ना। खर्च जनता पर बोझ कितना डालिएगा? मतलब डबल इंजन की सरकार के बीच यह बिहार की जनता के लिए एक बड़ा ही अपशगुन वाली खबर है कि कभी भी बिहार की अर्थव्यवस्था चरमरा ही नहीं जाएगी, क्लैप्स कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए इस बड़ी बहस को यही खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।